नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राजनीति में विपक्ष रणनीतिक तौर पर इतना कमजोर हो चुका है कि आप और हम भी आसानी से पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विपक्षी नेताओं का अगला मुद्दा क्या होगा या सरकार कोई फैसला ले रही है तो अपोजिशन का स्टैंड क्या रहने वाला है। अब देखिए ना, चुनाव आयोग ने बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी विपक्षी पार्टियों के बीच हड़कंप मच गया। सभी एक सुर में गाने लगे कि भाई लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और केरल के सीएम पिनरई विजयन दोनों चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर में मौजूदा वोटर लिस्ट के बजाय 2003-2004 की पुरानी सूचियों पर संशोधन कर रहा है, जो कानून का उल्लंघन है। एसआईआर के खिलाफ इसी तरह के कई बयान अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाते रहे हैं। क्या ये आरोप सही है? हम तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों से इसके जवाब समझने का प्रयास करेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे संविधान की आड़ में असल बेचैनी सियासी अस्तित्व को बचाने की दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि एसआईआर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, जो ईसीआई द्वारा फर्जी नाम हटाने, नए वोटर जोड़ने और सूची को साफ रखने के लिए किया जाता है। फेज 1 हम बिहार में देख चुके हैं और फेज 2 अब केरल सहित 12 राज्यों में शुरू हो गया है। अब केरल के सीएम का कहना है कि यह सब पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि एसआईआर मौजूदा सूचियों को ही आधार मानता है। पुरानी सूचियां जैसे 2002, 2004 या 2003 की लिस्ट सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब सवाल हो सकता है कि क्यों वर्ष 2003 या 2004 को एसआईआर का आधार बनाया गया। इसका सीधा सा जवाब है कि पिछली बार इस तरह की गहन मतदाता समीक्षा साल 2003 के आसपास हुई थी, इसलिए उसे आधार वर्ष माना जाएगा। और 2003 के बाद करीब 20 साल से इस मतदाता सूची का गहन तरीके से रिवीजन हुआ ही नहीं है, इसलिए अब जरूरत आई है, यानी 2003-2004 की मतदाता सूची को एक बेंचमार्क साल माना जाएगा। उस वर्ष जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज थे उन्हें पुराने मतदाता के तौर पर मान्यता दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2003 की सूची फिर से लागू की जाएगी, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। अब मुख्यमंत्री विजयन ने संविधान की बात तो की है, तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में साफ लिखा है कि निर्वाचन आयोग को चुनावों की पूरी देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है। इसमें मतदाता सूची तैयार करना, अपडेट करना और पुनरीक्षण करना शामिल है। दोस्तों, ईसीआई का काम है कि सूची में सिर्फ वही नाम रहें जो योग्य हों, और अगर सूची में फर्जीवाड़ा हो तो उसे ठीक किया जाए। कानून क्या कहता है, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसकी धारा 21 और 22 ईसीआई को मतदाता सूची का रिवीजन करने का अधिकार देती है, फिर चाहे वो इंटेंसिव रिवीजन हो या स्पेशल रिवीजन। वोटर्स का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उस पर साल 1960 में कानून बना था, उसके नियम भी जान लेते हैं। नियम 25 से नियम 28 वोटर वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज जैसे आधार, राशन कार्ड, इनको अनिवार्य करते हैं और फील्ड में जांच को भी अनिवार्य बताते हैं, और एसआईआर भी तो यही फॉलो करता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। विपक्ष ने एसआईआर को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रोका नहीं, बल्कि इसे हरी झंडी दे दी। जुलाई से अक्टूबर 2025 तक कई सुनवाइयों में कोर्ट ने साफ कहा कि ईसीआई का यह विशेषाधिकार संवैधानिक है। कोर्ट ने सरकार से भी सवाल किए, डिटेल्स मांगी और एसआईआर को उचित और आवश्यक करार दिया। कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि ईसीआई को मतदाता सूची साफ रखने का अधिकार है, लेकिन गड़बड़ी मिली तो हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन विपक्षी पार्टियों से सीधा सवाल पूछा था कि आप क्यों चाहते हैं कोर्ट हर चीज में हस्तक्षेप करे। तो ये तो हुआ एसआईआर पर संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण और न्यायपालिका का रुख। लेकिन असल में दोस्तों, विपक्षी दलों की ये बेचैनी किसी लोकतांत्रिक सिद्धांत की नहीं, बल्कि सियासी गणित को उजड़ने की है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल के 140 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 3.24 लाख डुप्लीकेट वोटर और 1.09 लाख फर्जी नामों की पहचान हो चुकी है, और ये मामला अब हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। यानी जिस राज्य में सालों से कहा जाता रहा है कि वामपंथी सरकार का कैडर प्रशासनिक स्तर तक घुसा हुआ है, वहीं अब जब चुनाव आयोग घर घर जाकर सत्यापन की बात कर रहा है तो वो डर उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अगर ये जांच खुलकर हुई तो पहली बार साफ होगा कि लाल सलाम का किला असली वोटरों पर खड़ा है या कागजी वोटरों की दीवार पर। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर। यहाँ भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का विधानसभा क्षेत्र, वहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी कि सिर्फ इसी एक सीट पर 19,476 संदिग्ध नाम, 4,379 डुप्लीकेट वोटर और 9,000 से ज्यादा फर्जी पते दर्ज हैं। कई जगहों पर पाया गया है कि एक ही व्यक्ति दो वार्डों में वोटर बना हुआ है। अब एसआईआर से यह साफ सफाई डीएमके के लिए सीधा झटका है, क्योंकि यही वो वर्ग है, जैसे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, किराए के मकानों में रहने वाले छोटे ठेकेदार, यही वर्ग जिनके नामों में सबसे ज्यादा ऐसी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, और वही डीएमके का पारंपरिक वोट बैंक है। अगर एसआईआर लागू हुआ तो ये संख्याओं का पूरा खेल पलट जाएगा। इसलिए स्टालिन कह रहे हैं कि ये गरीबों और अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाने की साजिश है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट सब एसआईआर के खिलाफ है। वजह सिर्फ एक है, सबको डर है कि उनका वोट बैंक फिसल जाएगा।
हम सब जानते हैं कि कुछ दलों की सरकारों ने अपने राज्यों में आधार कार्ड बनवाना कितना आसान कर दिया है। कई जगह पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर पहचान बन गई है और धीरे धीरे ये वोट बैंक में बदल गया। घुसपैठ से डेमोग्राफी बदली है, कई जगह आबादी का संतुलन बदल गया और वही अब चुनावी समीकरण तय करता है। वक्फ कानून हो या कोई अन्य कानून, हर चीज का जवाब सड़कों पर प्रदर्शन से दिया जाता है। अब क्या एसआईआर पर भी वही होगा? सोचिए दोस्तों, अनुमानित 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में असली और फर्जी वोटर ढूंढना कितना बड़ा काम है, लेकिन इसमें भी विपक्ष सुधार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इन परिवारवादी दलों को समझना चाहिए कि उनकी इस राजनीति के दिन लग गए जहां वे घर की डाइनिंग टेबल पर वोटर लिस्ट से लेकर बूथ कैप्चरिंग की रणनीति बनाकर चुनाव परिणाम तय करते थे। ये नया भारत है, यहाँ सुधार होकर रहेगा। धन्यवाद।